जय हिंद। दोस्तों, सबसे पहले स्वागत है आप सभी का गेटवे सक्सेस यूट्यूब चैनल में। और आज के वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग जनहित याचिका या लोकहितवाद को कवर करने वाले हैं, जिसका इंग्लिश नाम होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, और इसको शॉर्ट में कहना चाहे तो PIL कहते हैं। तो इसके विषय में दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले दिया गया है लोकहितवाद की संकल्पना सबसे पहले यानी सर्वप्रथम अमेरिका में विकसित की गई। ठीक है, किसका दोस्तों? PIL का। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने लोकस स्टेंडी नियम की उदार व्याख्या करते हुए यह संकल्पना को प्रतिपादित की। ठीक है, लोकस स्टेंडी का जो अर्थ होता है वह है पीड़ित ही मुकदमा दायर कर सकता है। ठीक है, किंतु अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि पीड़ित की ओर से कोई दूसरा भी मुकदमा दायर कर सकता है। ठीक है, यदि उसमें मुकदमा दायर करने वालों का यानी ये कोई व्यक्ति मुकदमा दायर करता है तो उसमें मुकदमा दायर करने वाला का कोई हित नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वही बात को रिपीट किया जा रहा है, यदि उसमें मुकदमा दायर करने वाले का हित ना हो, अर्थात PIL दूसरे के हित के लिए दायर की जाने वाली एक प्रकार की याचिका है। ठीक है, याचिका कहने का अर्थ एक तरह से मुकदमा है। ठीक है, इसके आगे देखिए, भारत में इस संकल्पना की शुरुआत न्यायमूर्ति PN भगवती और कृष्णा अय्यर के द्वारा की गई। ठीक है, सबसे पहले तो अमेरिका में शुरुआत की गई। ठीक है, उसके बाद भारत में जो इसकी शुरुआत की गई थी इस संकल्पना की, तो वो किया गया था PN भगवती और कृष्णा अय्यर के द्वारा की गई। भारत में लोकहितवाद का अर्थ है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट यानी SC और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में दायर की जाने वाली ऐसी याचिका। ठीक है, उच्च न्यायालय में दायर की जाने वाली ऐसी याचिका यानी मुकदमा जो दूसरों के हित के लिए दायर की जाती है। दोस्तों, PIL पूरा जो भी मुकदमा इसमें दायर की जाती है वह दूसरों के हित के लिए ही दायर की जाती है, यानी जो व्यक्ति इसको दायर करेंगे उनको अपने हित के लिए दायर नहीं करनी होती है। ठीक है, PIL का पूरा नाम होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, इसी तरह से हम लोग आगे देखते हैं PIL क्या है, उसको हम लोग देख लिए, और PIL का हम अब महत्व को देखते हैं। ठीक है दोस्तों, PIL का जो महत्व है, इसने गरीबों और वंचित को न्याय उपलब्ध कराया है। ठीक है, कौन? PIL। और यह न्याय का एक सरल और शीघ्र साधन बन करके उभरा है और तीसरा देखिए महत्व, इसने नागरिक अधिकारों की रक्षा में योगदान दिया है, और इसने यानी PIL ने मूल अधिकारों की उदार व्याख्या करने का अवसर उत्पन्न किया है और अनेक अधिकारों को मूल अधिकारों के अंतर्गत शामिल किया है। जैसे आप देख सकते हैं गोपनीयता का अधिकार, जो PIL के माध्यम से ही संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकार घोषित किया गया है। यह दोस्तों PIL के माध्यम से ही बना है। ठीक है, इसी तरह से पांचवा महत्व आप देख सकते हैं, इसमें बताया गया है कि इसने सरकार और प्रशासन के भ्रष्टाचार और उदासीनता पर नियंत्रण लगाया है। किसने लगाया दोस्तों? PIL ने लगाया है। इसके बाद हम लोग PIL की कमियां यानी दोष को देख लेते हैं। ठीक है, पहला जो कमियां हैं वह न्यायालय में पहले से ही लंबित वादों यानी केसों की संख्या अधिक है। जनहित याचिकाओं यानी PIL के कारण न्यायालयों में पहले की तुलना में वादों की संख्या यानी केसों की संख्या में वृद्धि हो गई है। इस प्रकार इसने यानी PIL ने न्यायालय में कार्यभार में वृद्धि की है। यानी कहने का PIL के आने से काफ़ी सारे वादों यानी केसों की वृद्धि हुई है और न्यायालय के कार्यभार में काफ़ी वृद्धि हुई है, यानी काफ़ी ज़्यादा हो गया है। दूसरा देखिए क्या इसका कमियां हैं, इसने न्यायालय को सरकार और विधायिका के क्षेत्र में हस्तक्षेप का अवसर दिया है। परिणाम स्वरूप न्यायिक सक्रियता जैसी बुराई को जन्म दिया है, यानी न्यायिक सक्रियता जैसी बुराई ने जन्म लिया है। दोस्तों, न्यायिक सक्रियता क्या होता है उसको भी हम लोग जानेंगे, जो अगले क्लास में जानेंगे। अभी हम लोग PIL के विषय में पढ़ रहे हैं। दोस्तों, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं तीसरा कमियां इसका क्या है। तीसरा कमियां जो है वह कभी कभी PIL का दुरुपयोग भी हुआ है। राजनीतिक स्वार्थ या निजी स्वार्थ के लिए ऐसी याचिकाएं भी दायर की गई हैं। अब हम लोग पढ़ लेते हैं निष्कर्ष। ठीक है, निष्कर्ष में देख लेते हैं। दोस्तों, निष्कर्ष में बताया गया है
लोकहितवाद ने न्याय के क्षेत्र में नए परिवर्तन को जन्म दिया है। किसने दिया है दोस्तों? लोकहितवाद ने न्याय के क्षेत्र में नए परिवर्तन को जन्म दिया है। उसके बाद देखिए, और गरीबों के लिए न्याय उपलब्ध कराया है, किंतु इसके दुरुपयोग की संभावना से न्यायालय भी परिचित था। यानी पीआईएल का दुरुपयोग हुआ, इसके दुरुपयोग से न्यायालय भी परिचित था। इसीलिए न्यायमूर्ति पीएन मूर्ति ने एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ के मामले में कहा कि न्यायाधीशों को स्वयं सचेत यानी चेतनावश होकर के देखना होगा कि कोई पीआईएल का दुरुपयोग ना करे। यदि कोई पीआईएल का दुरुपयोग करता है तो न्यायालय उसे दंड दे सकता है। ठीक है दोस्तों, यह हमारा हो गया निष्कर्ष। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि पीआईएल के माध्यम से कौन कौन से कानून बने। ठीक है, देखिए दोस्तों, पहला जो बना था पुत्ता स्वामी बनाम भारत संघ, इसके अनुसार जो बना था गोपनीयता का अधिकार मूल अधिकार बना था इस मामले के अंतर्गत। ठीक है, दूसरा जो मामला आया था एससी मेहता बनाम भारत संघ, इसके अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण का अधिकार बना। ठीक है, उसके बाद पीयूसीएल वर्सेस भारत संघ, इसके अंतर्गत भोजन पाने का अधिकार मिला। दोस्तों पीयूसीएल का जो अर्थ मतलब पूरा नाम होता है वह है पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़। ठीक है दोस्तों, हम लोग पीआईएल के अंतर्गत इतने बातों को पढ़े हैं। ठीक है, उम्मीद है कि पीआईएल आपको समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो वीडियो लेक्चर को लाइक करें, साथ ही वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दें। हम लोग दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे न्यायिक सक्रियता। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।